नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उड़ीसा में जारी है हीट वेव, वैसे ही साथ उड़ीसा में जारी है हॉट वेव उड़ीसा पॉलिटिक्स में। चाहे बात करें कांग्रेस, बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेडी, अपने अपने विधानसभा असेंबली में हर कोई दल उनका पहला, सेकंड और तृतीय चरण का उम्मीदवार के नाम घोषणा कर चुके हैं। लेकिन केंद्रापड़ा राजनगर से इस बार बीजेपी से जो उम्मीदवार इच्छुक प्रार्थी में है मिस्टर साहू जी, प्रशांत साहू जी, उनसे आज स्वतंत्र साक्षात्कार में बातचीत करेंगे और कैसे उनका ये पॉलिटिकल कैरियर, जबकि वो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, पॉलिटिक्स में कैसे आए और कैसे मन बढ़ाया इस लाइन पे, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपको दैनिक सरोकार में। नमस्कार प्रशांत जी, आप जाने माने भुवनेश्वर केंद्रापड़ा में एक अलग पहचान शिक्षाविद के हिसाब से, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर ज्वाइन किए 3 साल पहले बीजेडी में, फिर बीजेडी से रिज़ाइन देके बीजेपी में। कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, मैं बचपन से अगर कहूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी डिग्री कोर्स के टाइम में मेरा जो 3rd ईयर था उसमें मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरे कॉलेज का जो स्टूडेंट यूनियन है उसका मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर मैं जब जेएनयू चला गया दिल्ली में, मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी जो एबीवीपी का जो यूनिट है जेएनयू में, वहाँ पे भी काफ़ी सारा काम किया। 1-2 साल वहाँ पे मैंने उपसभापति के रूप में भी काम किया। तो उसके बाद फिर मैं शिक्षा के क्षेत्र में चला गया और मैं पढ़ाता रहा। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं उड़ीसा सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पढ़ाता रहता हूँ, हैदराबाद में, दिल्ली में और यहाँ तो भुवनेश्वर में है ही। बीच में एक दौर आया जब मुझे एक ऑफ़र था बीजू जनता दल से, और वहाँ पे मेरे जो सीनियर नेता थे प्रसन्न आचार्य जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि हमारे दल में एक अच्छा प्रवक्ता की ज़रूरत है, तो आप आइए। मैं तो थोड़ा आनाकानी करता था, लेकिन फिर थोड़ा ऐसा उन्होंने मुझे समझाया कि अभी तो हम लोग भी बीजेपी के करीबी हैं और मैं खुद भी संघ का हूँ, पहले से वो संघ में थे, युवा मोर्चा में भी थे, उड़ीसा का प्रेसिडेंट थे। तो फिर मैं वहाँ पे 2.5 साल काम किया बीजू जनता दल के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन फिर वो जर्नी कुछ ऐसा खास नहीं रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरा जो आइडियोलॉजी है, मेरा जो विचार है, वो विचार उनसे ज़्यादा मिलते नहीं थे। और दूसरा बात ये था कि वहाँ पे एक रेजिमेंटेड स्ट्रक्चर है, जिसको आप हमारे डेमोक्रेसी में जो कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इंटरनल डेमोक्रेसी होता है, जो आभ्यंतरीण जनतंत्र होता है, कि आप पार्टी के अंदर कुछ बोल सकें, अपना भाव व्यक्त कर सकें, अपना जो कोई रोष है, अपना जो कुछ कहने को है, मान लो अभी आपको प्रोटेस्ट भी करना है, किस चीज़ से आप डिसएग्रीड हैं, आप उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो वो सब अगर आपको कहने को नहीं मिले, तो फिर जो जनरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो भी वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। तो वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट नहीं थे? एज अ प्रवक्ता के हिसाब से आपको इंडिपेंडेंसी उतना नहीं था जैसे आप सोचे थे? नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट तो थोड़ा बहुत था। मेरे केस में खास करके मैं टीवी में जो बोलना चाहता था वो बोला, लेकिन जहाँ मैं डिसएग्रीड होता था पार्टी के अंदर में, हमारे ग्रुप में प्रवक्ताओं का जब मीटिंग होता था, वहाँ पे मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं कि मेरी बात सुना जाएगा वगैरह। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं घर वापसी कर लूँ। तो मेरा जो नेचुरल आइडियोलॉजिकल अलायंस और जो मेरा सहज भाव से मैं जिस आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर मैं उधर आने के लिए सोचा। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे बड़ी खुशी से लिया गया। मुझे काफ़ी इनविटेशन था, तो मैं आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अभी कुछ ही महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत में अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है, मैं इलेक्शन कमीशन को भी सुझाव लिख के दिया हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक नहीं हैं,
पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर वो जनतंत्र नहीं है, वो बोलने की आज़ादी नहीं है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही आदमी या एक दो आदमी, जिसको आप ओलिगार्की कहते हैं, एक आदमी हो गया तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, तो अगर वही चले तो ऐसा दल फिर डेमोक्रेटिक सेटअप में जाके सरकार कैसे चलाएगा डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये भारत का जो गणतंत्र है उसमें ये एक फॉल्ट लाइन है। इसको सारे पार्टियां मिलकर के और जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको मिलकर के इसके बाद में इस बात पे कोई ना कोई एक फैसला करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में कोई ना कोई लॉ पास करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो बात है, जो हमारा इलेक्शन हो रहा है उसको हम कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस रिफॉर्म में ये एक बड़ा एजेंडा होना चाहिए। हमारे पास जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसमें भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो आभ्यंतरीण डेमोक्रेसी होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो कैसे वापस आए। उस मामले में अगर मैं देखूं, भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए काफ़ी अच्छा इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है। आप अगर मैं उस मायने में तो क्रेडिट जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनको भी दूंगा, CPI, CPIM, CPIML वगैरह। कुछ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर JDU में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत सारे पार्टियां हैं जहां पे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल है नहीं। और उस पार्टी के अगर अंदर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे कि रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पार्टी है वो बहुत एंटी डेमोक्रेटिक है। खाली अनडेमोक्रेटिक नहीं है, एंटी डेमोक्रेटिक है। उनको कोई सुझाव पसंद नहीं है, आपका मुंह खोलना पसंद नहीं है, आप कोई मत व्यक्त करें वो उनको पसंद नहीं है। सिर्फ ये उनको पसंद है कि वो बोले और आप करते जाए। और उसमें से मैं बीजू जनता दल को एक पार्टी के रूप में काउंट करूंगा। वैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, कई सारे फैमिली बेस्ड पार्टी हैं। यहाँ पे आप देखिए एक पार्टी है जहाँ का जो प्रेसिडेंट है, नाम के तो प्रेसिडेंट है, वैसे तो लोग सुप्रीमो बोलते हैं, BJD सुप्रीमो। तो वो कई सालों से है, जब से आए हैं राजनीति में वही प्रेसिडेंट है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो फिर मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन सत्तारूढ़ दल BJD, बीजू जनता दल का सुप्रीमो उड़ीसा की CM नवीन पटनायक जी की बात करें, सुनने को मिलता है वोट बैंक जो कहते हैं उनके नाम से है, उड़ीसा के वोट बैंक उनके नाम से ही, बीजू जनता दल के नाम से उनका जो सिंबल है उसी हिसाब से वोट बैंक है। क्या लगता है इस बार BJP कैसा टक्कर देगा BJD को इस चुनाव में? देखिए, जैसे हमने अभी बात किया डेमोक्रेसी का, तो मुझे लगता है ये जो हमारे वोटर्स हैं, जो भारत के लोग हैं, ये उनका अपमान होगा अगर हम उनको बोलेंगे कि ये एक ही पार्टी को हमेशा वोट करते हैं या वोट बैंक है। आप देखिए, यहाँ एक टाइम पे कांग्रेस का दबदबा था, आज वो नहीं है। अभी बीजू जनता दल का एक स्टेज आ गया है जहाँ पे लोग बोलते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं कि ये बीजू जनता दल का आखिरी चुनाव है। जीते तब भी आखिरी चुनाव है, हारे तब भी आखिरी चुनाव तो है ही है। क्योंकि कई सारे बीजू जनता दल के मेरे जो जान पहचान के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी बोलते हैं कि वी आर हैविंग अ पार्टी बिकॉज वी आर हैविंग अ गवर्नमेंट। अगर हमारा गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो हमारा पार्टी नहीं रहेगा। क्योंकि बीजू जनता दल एक ऐसा पार्टी है जिसका कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, कोई एक आइडियोलॉजिकल सूत्र है जिसमें वो बंधे हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है। और आपने जैसे बताया, ठीक है, नवीन जी के नाम पे वोट है, काफ़ी वोट था, अभी तो बहुत कम भी हुआ है। क्योंकि आप देखिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी का एक ही MP कैंडिडेट जीते थे, जुएल ओराम जी। उसके बाद जब 2019 आया तो यहाँ से 8 जीते और तीनों ने अच्छा कंपटीशन किया, नेक टू नेक। इस बार का जो सर्वे आया है 2024 से पहले, जैसे जनवरी फरवरी, उससे पहले भी नवंबर दिसंबर में जो सर्वे आया था, उसमें कई सारे सर्वे जो टाइम्स नाउ ग्रुप का था, एक तो इंडिया टुडे ग्रुप का था और एक तमिलनाडु में दी फेडरल का था। तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि BJP यहाँ से 14, 15, 16 तक जीतेगा, और जो तमिलनाडु का दी फेडरल था वो तो 54% वोट BJP को दिया। इसका मतलब 21 से 21 स्वीप कर जाएगा, ऐसा एक चित्र बना। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो BJD का वोट जो है वो कम हो रहा है। अभी 4, 5, 6% का मैक्सिमम गैप है, और उसमें अगर 3, 4% इधर उधर हो गया तो मुझे तो नहीं लगता नवीन जी और एक बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो प्रशांत जी, यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगा, BJP ये जो फाइट हो आने वाला है 2026 चुनाव का, नवीन पटनायक वर्सेस नरेंद्र मोदी ना BJD वर्सेस BJP में है, किसका फेस वैल्यू रहेगा, किसको यहाँ की आम जनता फिगर आउट करेंगे?
देखिए अभी बीजेडी एक जैसे आप बोलें कि एक एनिग्मेटिक पार्टी है, एक विचित्र सा यहाँ पे बना हुआ है कि नवीन जी के नाम पे वोट है, सरकार कोई और चलाता है, अभी पार्टी भी कोई और चलाता है, नवीन जी सिर्फ नाम के हैं। ऐसा लोगों में धीरे धीरे ये विचार आने लगा है। पहले जो ये सोचने को भी पाप समझते थे कि नवीन जी सरकार नहीं चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते हैं, कोई और चलाता है, अभी आप जो देख रहे हैं किसी का नाम आ रहा है, उससे पहले और किसी का नाम आता था जो कि उड़ीसा के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। तो नवीन जी डे वन से कभी सरकार नहीं चलाते हैं, कभी दल नहीं चलाते हैं, ये आज लोगों को रियलाइजेशन होने लगा है और लोग इसको स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया है, फील्ड में मैंने देखा है। तो इससे ये लगता है कि लोगों का जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि आप एक नैरेटिव चाहेंगे तो चला भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों के फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन है, लोग खुद सर्च करके समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो वो जो नैरेटिव इम्पोज करने का जो दौर है वो चला गया है, क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया में कोई भी एक नैरेटिव अगर कोई बिल्डअप करने की कोशिश करता है, 1-2 घंटे 4 घंटे में उस नैरेटिव का एकदम पूरा बखिया उधेड़ के लोग रख देते हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उठा के रख देते हैं, पुराना वीडियो निकाल के रख देते हैं, पुराना ट्वीट निकाल के रख देते हैं, पुराना स्क्रीनशॉट निकाल के रख देते हैं। तो जो बीजेडी का जो तंत्र था लोगों से बात करने का, वो तंत्र में एक बड़ा ये था कि एक परसेप्शन बनाना कि बीजू जी या फिर नवीन जी उड़ीसा के सब कुछ हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर बीजू पटनायक उड़ीसा के लिए इतना काम किए, अच्छा काम किए, मैं भी मानता हूँ बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए जो बीजू पटनायक हैं वो अपने बेटे जो है नवीन पटनायक हैं, उनसे किस भाषा में बात करते थे? वही कंसेप्ट अभी उड़ीसा अगर उड़िया में बात करते तो नवीन जी भी उड़िया सीख लेते, तो शायद नहीं करते थे, तो इसलिए नवीन जी उड़िया नहीं सीख पाए। तो क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी तो हमसे उड़िया में बात करते हैं, आपके घर में भी करते हैं, किसी और के घर में भी करते हैं, उड़ीसा में सबके घर में होता है। तो अगर बेटा उड़िया नहीं बोल पाता है तो इसका मतलब घर में उनके साथ उड़िया में कोई बात नहीं, कि उनका तो दोष नहीं है, उनके साथ जो आप बच्चा के साथ आप जिस भाषा में बात करेंगे वही भाषा सीखने लगेगा। तो ये जो परसेप्शन है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है इस बार एक बड़ा चेंजेस होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्टोरल प्लानिंग है, उनका जो कैंडिडेट सिलेक्शन का तरीका है वो बहुत अच्छा बेहतर बना है, बहुत साइंटिफिक वे में बना है, बहुत ऑब्जेक्टिविटी उसमें लाया गया है। तो मुझे लग रहा है इस बार चेंजेस होंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की बहुत करीब है। अभी आपने प्रशांत किशोर जी का प्रेडिक्शन भी देखा है कि उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगा। और 2 बात मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर से या लास्ट टाइम से अभी तक 1-2 पैटर्न चेंज हुआ है। एक तो ये पैटर्न है कि मान लीजिए 100 में से 6, 7 या 8 लोग ये बोलते थे कि हम केंद्र में नरेंद्र जी को देंगे और राज्य में नवीन जी को देंगे, उनका संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब वही जो ग्रुप है 7-8 लोगों का, उनमें से 6-7 लोग अभी बोल रहे हैं कि हम दोनों बीजेपी को वोट देंगे, तो उसमें से बीजेडी का वोट कम हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे जिसको आप बोलते हैं कि फैन सीटर्स बोलते हैं या फ्लोटिंग वोटर्स बोलते हैं, या जो इलेक्शन डे से 1-2 दिन पहले ही डिसाइड करते हैं किसको वोट देना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे 6-7 लोग आप 100 में मिल जाएंगे जिनको लगता है कि ये पार्टी जीत रहा है तो उसको वोट देंगे, जो हार रहा है उसको क्यों वोट देंगे। उनका माइंड में ये कंसेप्ट था कि ये तो लॉस है वोट का, हम हारे हुए पार्टी को या जो हारने जा रहे हैं उसको क्यों वोट दें। तो उनमें से अगर कुछ वोटरों को अभी लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगा, क्योंकि उनको पहले लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगा तो नहीं देते थे, तो अभी अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकता है, तो हो सकता है वो जो 6-7-8 लोग हैं उनमें से 4-5 लोग बीजेपी को वोट कर दें। तो ये अगर दोनों मिला ले तो 7-8% का वोट बनता है, जो मेरा असेसमेंट है। हो सकता है 7-8% नहीं हो के 6-7% बने, 5% बने, 4% बने। तो अभी अगर वोट का गैप देखेंगे बीजेडी और बीजेपी के बीच में तो वही लगभग 5-6% का है, और उसमें से अगर 4% बीजेपी की तरफ आ जाता है तो फिर तो क्लियर है कि सरकार बीजेपी का बन सकता है। अभी आएंगे पॉइंट पे। इस बार आप राजनगर, केंद्रापड़ा की राजनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी से उम्मीदवार इच्छुक है बीजेपी से, क्या सोच है, क्या सोच के राजनगर के लिए आप इच्छुक बने, क्या राजनगर के लिए आप सोचे हैं, क्यों राजनगर के लिए इच्छुक हुए?
नहीं, देखिए हमारे जो राजनगर कंस्टिट्यूएंसी है उसमें और एक बड़ा शहर आता है, वो पटामुंडई आता है, जो पहले कंस्टिट्यूएंसी था 2009 में डिलिमिटेशन में चेंज हो गया, तो हम लोग उसको अभी राजनगर पटामुंडई नाम लेके बोलते हैं। दो शहर का एक कंस्टिट्यूएंसी है। तो वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं। जो प्रेजेंट MLA हैं उनके खिलाफ एक रुष्ट है, एक रोष है, लोगों के बीच में एक तरह का मनमुटाव है कि ये आदमी पिछले 5 साल में अगर कुछ किया है तो करप्शन ही किया है। उनके बारे में कई सारे आप मिल जाएंगे, आपको वीडियो वगैरह आर्टिकल वगैरह मिल जाएंगे। तो लोगों का ये कहना है कि अभी उनको परिवर्तन चाहिए राजनगर में, लेकिन परिवर्तन हो सकता है, उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी से भी कोई ऐसा कैंडिडेट आए जिनके ऊपर उनका भरोसा हो और जो उनको जीत की तरफ ले जाएं, क्योंकि राजनगर कंस्टिट्यूएंसी में पिछले 3 टर्म में जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो लास्ट जो प्रार्थी बने थे उनका सिर्फ 27,000 वोट आया था। तो इस बार लोगों को लग रहा है कि अभी जो लास्ट पंचायत इलेक्शन का है, अर्बन और पंचायत इलेक्शन, उसमें बीजेपी का करीब 45 से 50,000 वोट बना है। तो लोगों का कहना ये है कि ये 50,000 वोट जो है इसको हम 75,000, 80,000, 90,000 तक ले जा सकते हैं अगर हमें एक ऐसा प्रार्थी मिले जो लोगों के साथ अपने आप को पहचान करवा पाए, लोगों का जो दुख सुख है उसमें शामिल हो पाए, और ख़ास करके राजनगर वासियों का जो इच्छा है, हमारा वहाँ पे जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उसको सरकार के पास सही तरह से पहुँचा पाए और हमारे जो एरिया है उसका डेवलपमेंट कर पाए, जो कि अभी जो प्रेजेंट MLA है उनके दौर में हुआ नहीं है बोल के लोग सोचते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए और ख़ास करके BJD से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बोला कि अगर आप प्रार्थी बनते हैं तो आपका जीतने का जो गारंटी है वो हम लेते हैं। तो वो ऐसे बोल दिए कि जैसे मोदी गारंटी है। अगर आपको बीजेपी प्रार्थी बना दिया, आप इच्छुक है और बीजेपी आपको ही प्रार्थी वहाँ पे बना दिए, तो क्या करेंगे राजनगर वासी? सोच के रखे, क्या ब्लेसिंग्स ऐसे कुछ देंगे आप राजनगर वासियों के लिए? क्या होगा वैसा? देखिए, मेरा तो ये मन की बात है कि मैं अगले 5 साल अगर मैं जीतूँ या हारूँ जो भी है, राजनगर लोगों के साथ रहूँगा। और राजनगर का जो डेवलपमेंटल कंसर्न है, हमारे यहाँ कई सारे हैं, इरिगेशन को लेकर के है, क्योंकि फिर हमारे जो ज़मीन है वहाँ पे इरिगेशन इतना अच्छा नहीं है, तो एक ही फसल उगता है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बहुत सारा है। देखिए, करप्शन तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो पूरा करप्ट हो गया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात सुनता है, न्याय नहीं दिला पाता है। तो राजनगर वासियों को पहले तो न्याय दिलाना है, न्याय के लिए संघर्ष करना है, वो मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा है हमारा जो एरिया का जो डेवलपमेंट है, खास करके इरिगेशन में, क्योंकि हमारा जो लैंड है वो फर्टाइल है, क्योंकि कोस्टल एरिया में आता है, लेकिन इरिगेशन नहीं हो पाता है, तो फिर साल भर में एक ही फसल उगता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा बनाना है। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, रोड्स को लेकर के है, फ्लड को लेकर के है, उसके बारे में भी कई सारे काम करना है। लेकिन सबसे मेरा जो बड़ा मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमें दिए हैं एक स्लोगन के रूप में, एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक धर्म के रूप में, वो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। करप्शन तो पहले बंद होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप करप्शन बंद करते हैं तो कितने सारे अच्छा चीज़ हो जाएगा। मैं ये बताता हूँ कि इलेक्शन को, मैं अभी एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इलेक्शन को, निर्वाचन को एक मनी अफेयर नहीं बनाना है। अर्थ को लेकर के, पैसा को लेकर के अगर हम इलेक्शन बार बार लड़ेंगे तो फिर वही होगा, जो उम्मीदवार है जो जीतेगा वो जो खर्चा किया है फिर उसको उठाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें हमें रिफॉर्म चाहिए, और हम एक अच्छे आदर्श तरीके से निर्वाचन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ये मेरा जो प्रॉमिस है वो मैं राजनगर वासियों को देना चाहता हूँ। लास्ट सवाल आपके लिए, इस बार जो बीजेपी का नारा है 400 पार और उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार, क्या लग रहा है आपको, ये कितना दूर तक सही होकर रहेगा? देखिए, ये दोनों जो लक्ष्य हैं वो हम हासिल कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब की बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार और अब की बार तो 400 पार।
मुझे लग रहा है 400 पार जो ऑब्जेक्टिव है उसमें उड़ीसा से 14, 15, 16, 17 सीट का तो योगदान रहेगा ही रहेगा एमपी सीट के लिए। और हमारे यहाँ 74 असेंबली सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 85 से ऊपर करीब करीब 90, 92, 93 के आसपास, 93 के आसपास सीट जीतेगी और उड़ीसा में भाजपा का सरकार बनेगा। धन्यवाद प्रशांत जी। जैसे हम बात कर रहे थे प्रशांत जी से, जो केंद्रापड़ा के राजनगर कंस्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार इच्छुक है बीजेपी पार्टी से, सो उनके कहने के हिसाब से इस बार उड़ीसा में डबल इंजन का सरकार और सारा भारत में 400 पार जो बीजेपी का नारा है वो इस बार सफल होगा। आगे वक्त बताएगा कैसा है 2024 का चुनाव का फल। देश प्रदेश की ताजा बुलेटिन के लिए दैनिक सरोकार के डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।